उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का सत्र आज से आरंभ हुआ। तो विधानसभा के भीतर सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा बना संभल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, संभल के सपा के एमएलए इकबाल महमूद और कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना, इन लोगों ने संभल को मुद्दा बनाया और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। और उसके बाद जब खड़े हुए योगी आदित्यनाथ जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री, तो आज सारे भ्रम, सारे संशय, सारे सवालों को दूर करके सारे सवालों का उत्तर दे दिया योगी आदित्यनाथ ने सदन में। कहीं कोई दुविधा नहीं रखी, कोई किंतु परंतु नहीं रखा। जो कहा डंके की चोट पे कहा, साफ कहा, दो टूक कहा। लग रहा था शोले बरस रहे, शोले बरस रहे। कोई ये संतुलन की राजनीति नहीं, जो सच है वो सच है। और योगी का वन लाइनर है आज विधानसभा के पटल से, मुख्यमंत्री की हैसियत से, कि संभल के पत्थरबाज बचेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे, गुनहगार सजा पाएंगे। दूसरा है वन लाइनर कि अगर मंदिर के सामने से जुलूस गुजर सकता है तो मस्जिद के सामने से हिंदुओं की शोभा यात्रा क्यों नहीं गुजर सकती। तीसरा है जय श्री राम भारत के लोक जीवन का प्राण तत्व है। जय श्री राम का उच्चारण भड़काऊ नहीं हो सकता। चौथी बात जो योगी ने महत्वपूर्ण कही वो ये कही कि अगर कोई ये कहे कि हमें अल्लाह अकबर पसंद नहीं तो आपको कैसा लगेगा। उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि अगर मैं कहूं कि अल्लाह अकबर मुझे पसंद नहीं तो आपको कैसा लगेगा। उस पर इकबाल महमूद ने कहा नहीं, आप भी कह सकते हैं अल्लाह अकबर। योगी ने पलट कर कहा हमको कहने की जरूरत नहीं, हमारे लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम इतना है कि मेरी आयु कट जाएगी, जीवन कट जाएगा। संभल के मंदिर का भी उल्लेख किया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कुएं से मूर्तियां मिल रही हैं, खंडित मूर्तियां मिल रही हैं, ये कैसे हुआ। आज संभल के उस नव उद्घाटित मंदिर को नाम मिल गया संभलेश्वर महादेव, उसके ऊपर अंकित हो गया नाम। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में उत्पात के दौरान मारे गए लोगों के 4-5 लोग मारे गए, उनको लेकर आंसू बहाए जा रहे हैं। लेकिन इसी संभल में आजादी से लेके अब तक सांप्रदायिक दंगों में 200 से ज्यादा हिंदू मारे गए। 1978 के दंगे में 184 हिंदू मारे गए थे, उसमें कई तो जीवित जला दिए गए थे। किसी ने आंसू नहीं बहाए। ये दोहरापन, किसी ने आंसू नहीं बहाए। लोकसभा और विधानसभा में ऐसे स्थगन प्रस्ताव नहीं आए, जलूस नहीं निकाले, हंगामा नहीं किया। और योगी ने एक सवाल और भी उठाया, बहराइच से लेकर संभल तक ट्रेंड एक ही है, तरीका एक ही है। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर हिंसा है, सड़क पर विवाद है, तो गोली घर से कैसे चलती है। इसके पीछे की डिजाइन क्या है, उस डिजाइन को समझना होगा। और हिंदू मारे जाएं तो चर्चा नहीं, और दूसरा पक्ष हिंसा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कोहराम। इसीलिए आपको याद होगा कल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक ये दो शब्द नहीं चलने चाहिए। भारत का नागरिक सब एक रहे। और इसी संभल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में ये भी कहा कि हमारे पुराण कहते हैं कि श्री हरि का 10वां अवतार कल्कि के रूप में जो होगा वो इसी संभल शहर में होगा, इसी संभल नगरी में होगा। और संभल की बात हो, शफीकुर रहमान बर्क की बात ना हो तो कैसे बात बने।
तो योगी ने कहा कि ये पठान और तुर्क की लड़ाई है, देशी और विदेशी मुसलमान की लड़ाई है संभल में। और कुंदरकी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुंदरकी में मुसलमानों को अपनी जड़ें याद आने लगी हैं, उनको लगने लगा है कि हमारे सबके पूर्वज हिंदू ही थे। इसीलिए उन्होंने इकबाल महमूद से भी कहा कि आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे। पर शफीकुर रहमान वर्क का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्क ने पूरी जिंदगी अपने को हिंदुस्तानी नहीं माना, बाबर का वंशज माना। वो कहते थे मैं तुर्क हूं, बाबर का वंशज हूं, और इसीलिए तुर्की टोपी लगाई जिंदगी भर वर्क ने। और आज उनका पोता जो सांसद है जियाउर रहमान वर्क, वो भी तुर्की टोपी लगाता है। तो संभल पर आप समझिए 5 अध्याय की कथा कर दी पूरी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को ऐसी उम्मीद रही होगी कि इतना तीखा, इतना धारदार हर विषय पर योगी आदित्यनाथ सब कुछ सामने जनता के रख देंगे, तथ्य दंगे के, एक एक दंगे के आंकड़े गिना देंगे। अब इसके बाद आगे सियासत कैसे बढ़ेगी, ये बड़ा विषय है। और संभल की स्थिति ये कि मंदिर जागृत हो गया, पूजा पाठ हो रहा है, स्थानीय लोगों में उत्साह है, कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया चल रही है और कुएं की खुदाई हो रही है, जिसमें 3 खंडित मूर्तियां मिल चुकी हैं, एक गणेश जी की, एक माता पार्वती की, एक महालक्ष्मी की। वो मूर्तियां खंडित अवस्था में कुएं में कैसे आई, बंद कुएं में, बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। मंदिर बना मस्जिद की महाभारत से शुरू हुआ संभल का मुद्दा अब नया मंदिर और मूर्ति मिलने के बाद और बड़े संग्राम का सबब बन गया है। सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले ही दिन संभल पर सियासी दंगल खूब सजा। सरकार और विपक्ष दोनों में वार पलटवार भी खूब दिखा। सपा कांग्रेस ने वेल में आकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से संभल हिंसा पर नियम 311 के तहत चर्चा की मांग की गई। माता प्रसाद पांडे से लेकर संभल विधायक इकबाल महमूद तक सभी ने सरकार पर सवाल उठाए। क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया, 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहाँ का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहाँ के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। ये सब चीज़ें इस वजह से हुई कि संभल के अंदर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नए नए हैं, उन्हें पहली मरतबा पोस्टिंग मिली है, उनको कोई तजर्बा नहीं था, और ये घटना यहीं से कंट्रोल करती होती रही लखनऊ से मुख्यालय से। कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था से लेकर सरकार को तमाम मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। वहीं विपक्ष के तमाम आरोपों के बाद बारी जब सरकार के जवाब की आई तो खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। जिस संभल के दंगल में विपक्ष सरकार को घेर रहा था, सीएम योगी ने वहां की पूरी कुंडली खोल दी। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। 1990
फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। विष्णु के अवतार से लेकर बाबरनामा तक, करहल से लेकर कुंदरकी तक, कुंदरकी से लेकर कानून व्यवस्था तक सीएम योगी ने विपक्ष को आईना दिखा दिया। आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं। संभल के हर एंगल पर सीएम योगी ने सरकार की कार्रवाई को सरेआम कर दिया। नारे से लेकर जुलूस तक विपक्ष को नसीहतों के साथ साथ उपद्रवियों को चेतावनी देना नहीं भूले सीएम योगी। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। बहरहाल सड़क पर शोर कर रहा संभल का मुद्दा संसद के बाद यूपी के सत्र तक जा पहुंचा है। संभल के दंगल में सीएम योगी के एंगल पर सवाल यह है कि क्या संभल पर खुद ही फंस गया विपक्ष? सवाल यह भी है कि सीएम योगी के सदन में दिए गए जवाब के मायने क्या हैं? एक भी पत्थरबाज बचेगा नहीं, मूल बात है योगी आदित्यनाथ की। और दूसरी ये कि 1978 में दंगे में, नरसंहार में 184 हिंदू इसी संभल में मारे गए, जिबहे कर दिए गए, अग्नि को में झोंक दिए गए, लेकिन किसी की आंख गीली क्यों नहीं हुई? ये तो बड़े सवाल हैं। और मंदिर बंद रहा सो बंद रहा, 22 कुएं भी पाट दिए, अब कुएं से मूर्ति निकल रही खंडित अवस्था में। योगी आदित्यनाथ ने बड़े फलक पर लाकर संभल के मुद्दे को रख दिया आज विधानसभा के पटल से। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ऋचा सिंह का बहुत स्वागत है। चंचल यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। चंचल जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, नेता कांग्रेस। विवेक जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। विपक्ष ने आज संभल पर स्थगन प्रस्ताव लाए विधानसभा में। कांग्रेस, सपा और कांग्रेस दोनों उतरे मैदान में। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने संभल के इतिहास और आज का भूगोल दोनों देश के सामने रख दिया। 1947 से लेके आज तक वहां कितने दंगे हुए और कैसी कैसी स्थितियां बनी वो, और आज जो कुएं से मूर्तियां निकल रही हैं, देवी पार्वती की, महालक्ष्मी की, कार्तिकेय की, गणेश की, खंडित अवस्था में, वो सब कुछ उन्होंने देश के सामने रख दिया। और साथ में ये संदेश कि जो भी पत्थरबाज होगा वो बचेगा नहीं। कैसे देख रहे हैं इस संभल की लड़ाई को मनीष जी? अमिताभ जी, आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में
कानून को जो नहीं मानेगा उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। सारे साक्ष्य उन्होंने प्रदर्शित करे और ये बताने की कोशिश करी कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले के लिए यूपी में कोई भी जगह नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने आज बिल्कुल साफ कर दिया कि आगे की लाइन सरकार की क्या होगी, कानून की क्या होगी। संभल में जिन्होंने उपद्रव करा है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन संभल के उपद्रव के बाद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज इतिहास का वर्णन करा, तो ये इतिहास की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि कैसा हिंदुओं के संग नरसंहार होता था। तब कोई आवाज नहीं उठती थी। कौन ताकतें थी जिन्होंने मंदिर को बंद कर दिया था, कुएं में खंडित मूर्तियां डाल के उन्हें पाट दिया गया था। क्या ये एक जांच का विषय नहीं है? क्या सनातन संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करी जा रही थी? क्या संस्कृति पे ये डायरेक्ट हमला है? आज महाराज जी ने अपने व्यक्तित्व में बिल्कुल साफ कहा कि अगर कोई भी शोभा यात्रा जाती है हिंदुओं की, तो ये कैसे कह दिया जाएगा कि अगर ये इस रास्ते से जाएगी तो इस पे पथराव होगा या इसे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। और आपने अपने शुरू के उद्बोधन में जो एक बात कही, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का शब्द अब खत्म करना पड़ेगा, जैसा महाराज जी ने कहा है। और अब हम सब भारतवासी के रूप में रहेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता भारत में कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पे ये चीज होगी अगर आप ऐसा करोगे। कोई भी भारत में मुस्लिम बाहुल इलाका नहीं है। सब भारत की जनता का इलाका है, सब भारत की जनता है। सारे धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा और वरना जो कानून आज योगी आदित्यनाथ जी पालन करा रहे हैं उस कानून के तहत सबको रहना पड़ेगा। ठीक है मनीष जी। चंचल यादव जी, आज एक बात कही मुख्यमंत्री ने सदन में कि अगर हिंदू मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? ये इलाका इसका, ये इलाका उसका, ये बंटवारा कैसे हो सकता है? चंचल यादव। धन्यवाद करता हूं आप सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है बांटो और राज करो। आज मुख्यमंत्री जी एकदम अपने लय में थे। जिस तरीके का उनका आचरण, उनका व्यवहार रहा है, जैसी वो राजनीति करते हैं उन्होंने ऐसे ही किया है। कभी वो 80 बनाम 20 की बातें करते थे, आज कह रहे कि नहीं अब बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक नहीं चलेगा। कभी वो बांटेंगे तो कटेंगे की बातें करते थे। और बांटने और काटने वाले कौन लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये, जिन लोगों ने हजारों हजार साल तक जो है देश के ऊपर अत्याचार किया, जिन लोगों ने जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया, जिन लोगों ने मनुस्मृति को लागू करा करके और सदियों तक जो है पिछड़े दलितों को अत्याचार किया, उसका भी हिसाब किताब की बातें करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है उनको जो सूट करता है वही बोलते हैं मुख्यमंत्री जी। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा सर। देश जो है किसी बहुसंख्यक, किसी अल्पसंख्यक, किसी धार्मिक ग्रंथ से, किसी देवी देवता से, किसी से नहीं चलने वाला है। ये बात मुख्यमंत्री को समझनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी को, जो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका बस एक नैरेटिव है। आज सोचो, आज अगर हम बात करें, अमिताभ सर अपने टीवी कैमरे वाले को, बंदे को भेज दीजिएगा, रिपोर्टर को भेज दीजिएगा, लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी लखनऊ में बैठा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां सैकड़ों लोग बेड ना मिलने की वजह से मरते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे लोगों को बेड ना मिलने की वजह से, दवाएं ना मिलने की वजह से, अस्पतालों में व्यवस्थाएं ना मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री एक शब्द भी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी की बात नहीं किया। ठीक है, आप सोचो बेरोजगारी किस लेवल पे है। हमारी बहन बैठी है बीजेपी की प्रवक्ता, इलाहाबाद से अध्यक्ष भी रही है। सबको बहस मिल जाए बाबू, अभी रुक जाओ, सबको बहस मिल जाए फिर दोबारा में। ये बात कई बार विपक्ष के लोग कह चुके हैं, मैं कई बार उनको इस बात का उत्तर दे चुका। लेकिन खैर चंचल यादव ने फिर कही, अच्छी बात है, नौजवान लोग हैं कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और क्या क्या है, ठीक बात है। ये बात अखिलेश जी को और अजय राय को समझानी चाहिए थी, नहीं। उनका प्रस्ताव आज पहले दिन सदन खुला क्या था? संभल 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 पर चर्चा करेंगे, पत्थरबाजों की आवाज उठाएंगे। आपने पीजीआई का नोटिस क्यों नहीं दिलवाया इकबाल महमूद से? माता प्रसाद संभल, अखिलेश यादव संभल। गजब बात है, आप करो तो लीला। गजब बात है, आप संभल संभल चिल्लाओगे और आप ये चाहोगे कि दूसरी पार्टी जवाब भी न दे। जब आपने संभल का इशू उठाया विपक्ष के नाते, तो सरकार जवाब देगी कि नहीं देगी? यार गजब बात करते हो। और ये चाह ये रहे हो कि हम संभल उठाएंगे, हम ये कहेंगे इरफान क्यों मरा, पत्थरबाज क्यों मरा, और सरकार पीजीआई पे जवाब देगी।
ये कैसी बात कर रहे हो यार? सेंसिबल बात किया करो ना, सेंसिबल बात किया करो। आप पीजीआई का सवाल उठाओगे तो ना पीजीआई की जवाब मिलेगा। आप उठा रहे हो संभल। इकबाल महमूद ने 1 घंटा भाषण दिया संभल पर, 1 घंटा। तख्तियां चल रही, जो तख्तियां चल रही, सब पे स्वास्थ्य। अरे तख्ती से क्या होता है मेरे भाई? रुकना होगा अभी, देखिए ना, अभी रुकना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तख्ती से विधानसभा लोकसभा नहीं चलती बाबू। अंदर नोटिस किस बात पर दिया आपको नहीं पता होगा, हम बता दे रहे। नोटिस दिया संभल पर। अरे रुको भाई, 1 घंटा इकबाल महमूद बोले, सपा का विधायक, और 30 मिनट आराधना बोली, बात खत्म हो गई। ठीक, इसलिए समझ नहीं है अभी आपको संसदीय व्यवस्था की। ठीक है, ऋचा सिंह, मैं आपके पास आता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ ने मेरे ख्याल से संभल एपिसोड के 5 अध्याय पूरे, कथा के 5 अध्याय पूरे कर दिए, और बहराइच को भी क्लियर कर दिया कि सड़क पर बवाल हुआ तो घर से गोली कैसे चली। और जो बात कभी मैंने कही थी कि ये संवेदनशील इलाका नाम की चिड़िया क्या होती है, ये क्या है कि इधर से नहीं जाएंगे उधर से जाएंगे, ये क्या नॉनसेंस है। वो बात आज सदन में कह दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और सदन के पटल पर कह दी, तो समझ लीजिए व्यवस्था हो गई। ये ड्रामा क्यों चले। और दूसरी बात कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इकबाल महमूद कह रहे थे विधानसभा में आज, तख्ती तो वो रखते हैं पीजीआई शिक्षा और किसान की, और अंदर उठाते हैं संभल में फुरकान का विषय, कि तख्ती रखते हैं खाद की बाहर टीवी में दिखाने के लिए, और अंदर उठाया रफीक का इशू संभल में। ये विषय है। खैर ठीक, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर दी कि भाई 2 मापदंड नहीं चलेंगे, 2 नपने नहीं चलेंगे। इकबाल महमूद कह रहे थे कि राम के संभल में 65% हम हैं मुसलमान। क्या 65% मुसलमान हैं, यानी बाकी 35 में सब हिंदू सिख ईसाई सब, और वो करे हम अल्पसंख्यक हैं। 65 वाला अल्पसंख्यक और 22 वाला बहुसंख्यक। ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, आज समाजवादी पार्टी सदन में एक्सपोज हो गई, और सदन में ये एक्सपोज हो गए क्योंकि जिस तरीके से ये सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं, सदन में स्वस्थ चर्चा नहीं करना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात तो करते हैं, लेकिन जब संभल पर चर्चा होती है और उसके आरोपियों और दंगाइयों पर चर्चा होती है, तो ये अपना मुंह छिपाते फिरते नजर आते हैं और सदन को भी अराजकता की भेंट चढ़ा देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और आज स्वयं महाराज जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है संभल के मुद्दे पर, ये तो साफ हो गया कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस संविधान की बात कर रहे थे, संभल में लंबे समय से उस संविधान को ताक पर रखा गया है। संभल में लंबे समय से सांप्रदायिक सौहार्द को न सिर्फ बिगाड़ा गया, बल्कि 1978 के दंगे जिसमें सैकड़ों हिंदू मारे गए, उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन हिंदुओं की मृत्यु के ऊपर अपनी शोक संवेदना भी नहीं जाहिर की। ये लगातार बात कर रहे हैं संविधान की, तो मैं इनसे एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये देश संविधान से चलेगा। ये बाबर और हुमायूं की इच्छा और बाबर को अपना आका मानने वाले लोगों से नहीं चलेगा, क्योंकि आपके मरहूम सांसद शफीकुर रहमान बर्क ये कहा करते थे। प्रतिनिधि नहीं, वो तो मानते थे मैं उनका वंशज हूं बाबर का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ सर, मैं उसी बात को पूरी कर रही हूँ कि शफीकुर रहमान बर्क ये कहा करते थे कि मैं तो इस देश का नागरिक नहीं, मैं तो बाबर की संतान हूँ। तो बाबर की संतान होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने, आप सोचिए कि 21वीं सदी में संविधान का संभल में मखौल किसने उड़ाने का काम किया। कौन वो लोग थे जो 2012 से 17 के दौरान, जब समाजवादी पार्टी जो संभल की इमारत में जिस हिस्से में हिंदू अपने रिचुअल्स को करने जाया करते थे, उसमें आवाजाही पर हिंदुओं की किसने रोक लगा दी। संभल की उस इमारत को एएसआई का मॉन्यूमेंट होने के बावजूद मस्जिद के रूप में किसने तब्दील कर दिया। कौन वो लोग थे जो एएसआई को इस संभल की इमारत में सर्वे के लिए जाने से आज तक रोक रहे थे। 2024 में एएसआई ने हलफनामा दाखिल किया है माननीय न्यायालय में। तो ये आज भी संभल को उसी बाबर की इच्छा और बाबर की संतानों की
जो अपनी कहे हुए जिसको कहा जा सकता है कि तानाशाही उससे चलाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। 2017 से एक भी दंगे नहीं हुए। ठीक है ऋचा जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, दोबारा में आते, दोबारा में अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। विवेक नारायण जी, 184 हिंदू मारे गए थे, ठीक, और झूठी खबर फैलाई गई कि एक मौलवी को मार जिंदा जला दिया क्या हिंदुओं ने, और मौलवी की बिरादरी वालों ने अग्नि स्नान कराया था। लेकिन तब तक तो जो होना था दंगा हो गया। शफीकुर रहमान बर्क तब मेरे ख्याल से चंचल यादव की उम्र में रहे होंगे क्या, ये उभर रहे थे, तो इनके लिए भी बड़ा असाइनमेंट था कि दंगा भरपूर हो। तो 184 हिंदू मारे गए, उस पर कोई स्थगन, कोई रुदन, कोई श्रद्धांजलि सभा, कोई मोमबत्ती मार्च नहीं हुआ है? आज उन 5 के नाम कांग्रेस ने भी पढ़े, सपा ने भी पढ़े, जो उत्पात के दौरान मारे गए संभल में। लेकिन उन 184 हिंदुओं के नाम किसी को याद नहीं। विवेक जी। जी अमिताभ जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मरे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, तो उसके लिए जो आपने कहा संवेदना होनी चाहिए, स्थगन प्रस्ताव आना चाहिए या कैंडल मार्च निकलना चाहिए था, वो नहीं निकला। इससे तो कोई असहमत हो ही नहीं सकता है कि किसी को भी अगर सामाजिक अगर इस तरह का होता है तो उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए समाज को। लेकिन अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 78 में सरकार किसकी थी? 78 में ये इतना बड़ा कृत्य हुआ, 184 हिंदू जला दिए गए, और उस समय सरकार किसकी थी? और उसके बाद कितने मुख्यमंत्री रहे? हिंदू हृदय सम्राट रहे, राम प्रकाश गुप्ता रहे, राजनाथ सिंह रहे, और अब तो सीधे सीधे बाबा जी हैं 7 साल से। आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? सवाल ये है। देखिए, आप सत्ता में हैं तो शोक संवेदना की बात आप विपक्ष से सवाल करते हैं, लेकिन आप सत्ता में हैं तो आपने शोक संवेदना से खाली काम नहीं चलने वाला। आपने सत्ता में होते हुए कार्रवाई क्या करी? अमिताभ जी, ये अहम सवाल है। कार्रवाई कर रहे हैं भैया, आज विवेक जी, वही बात तो बात में है। विवेक भाई एक मिनट, वही कार्रवाई कर रहे हैं। 2700 लोगों के खिलाफ नेम्ड FIR है, वही कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तब आप और समाजवादी पार्टी विधानसभा में आज कह रहे थे कि जुल्म गारत हो रही है, जुल्म जाती हो रही है। हुजूर, अब कह लो कार्रवाई करो, कार्रवाई करें, तो आप विधानसभा में कहते हो जुल्म गारत हो रहा है। देखिए, विपक्ष का कहना, देखिए अपनी जगह उन्होंने कहा, विवेक भाई, लेकिन इसको साबित करने की जिम्मेदारी तो पक्ष की है। पक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की, कि वो इसको साबित करे। दूध के दूध, पानी पानी करे, कार्रवाई से अपनी। एक मिनट, क्या लड्डू खिलाकर कार्रवाई होगी दोषियों पर? क्या भाई चाचा लड्डू ले जाओ, ऐसी तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो लठ के साथ होगी। वही हो रहा है। तो आपने आज विधानसभा में क्या किया? आराधना ने और इकबाल महमूद ने मसला इसीलिए उठाया ना कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर दोषी मुसलमान है तो प्रताड़ित हिंदू को करेंगे। देखिए, आज पत्थर अगर मुसलमान ने, एक मिनट भाई, पत्थर अगर मुसलमान ने फेंका तो गिरफ्तारी हिंदू की कर लें, ये चाहते हो? अमिताभ जी, विपक्ष लोकतंत्र का, भारत का विपक्ष है। विपक्ष नहीं कहता है कि आप किसी ने अपराध किया है, उस पर अपराध साबित हो गया है तो आप कार्रवाई नहीं करें उसके ऊपर, ये विपक्ष ने नहीं कहा। लेकिन आज सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो उसको साबित करने के, दूध के दूध पानी पानी करें अपनी कार्रवाई से, ना कि भाषणों से, ना कि आप गले मुर्दे उखाड़ें उस मंदिर के बारे में जिस मंदिर की चाबियां रस्तोगी जी के पास हैं, जो कह रहे हैं इसकी चाबी हमारे पास थी, किसी मुसलमान ने कब्जा नहीं मंदिर पे किया था, उसकी आप उसका मुद्दा उठा रहे हैं आप। ये आप 80-20 का जो आपका अमोघ अस्त्र है, इसके अलावा आपकी कहीं पे आप जाते ही नहीं कहीं हैं। आपने 184 हिंदुओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? सबसे बड़े दोषी भाजपा इसके लिए है, आज उनके मुख्यमंत्री रहे। आज ये 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जलाए गए, इसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी है और इनके बाद के मुख्यमंत्री हैं और 7 बरस से बाबा जी हैं, वो हैं। इसका पहले जवाब दें उत्तर प्रदेश को, आज देश को।
कि इन 184 हिंदुओं का जिम्मेदार कौन है, जी, जो जलाए गए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? जी ठीक, अभी कार्रवाई करिए आप उसके ऊपर, जो विरोध नहीं करेगा उसका। वही रुकिए विवेक जी, ठीक है, उसका। ठीक बात है। विवेक जी ने एक अच्छा मुद्दा उठाया, 78 में सरकार किसकी थी? ठीक है, जनता पार्टी थी, लेकिन 89 तक कांग्रेस भी वहां रही उत्तर प्रदेश में। आखिरी मुगल थे, मुख्यमंत्री मुगल थे नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के। वो लोग क्या कर रहे थे? मुरमुरे बेच रहे थे। उनके लिए हिंदू महत्वपूर्ण नहीं था। कांग्रेस को हिंदू को वोट नहीं चाहिए। नहीं, उसके अरे कल्याण सिंह ने नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया? मैं एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट रुकना होगा। अब आपको एक मिनट रुकना होगा। आप कहते हो कि यही अकेले हिंदू नहीं है, हम इनसे बड़े हिंदू हैं, ठीक? अब आपके वीर बहादुर रहे, विश्वनाथ प्रताप रहे, श्रीपति मिश्रा रहे, नारायण दत्त रहे, उनके लिए हिंदुओं की जान कीमती नहीं थी? उनके लिए नहीं? या अगर आप केवल कल्याण सिंह को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो तो आपको यह बोलना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदू से कोई मतलब नहीं। तो हम कल्याण सिंह से सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। आपको यह बोलना होगा कि हमको हिंदू से कोई मतलब नहीं, मरे जिए कटे हमसे मतलब नहीं, ये बोल दो। हम अभी कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामप्रकाश गुप्ता सबकी बात करेंगे, आप ये बोलो पहले। रुक जाओ, देखिए ये बात है अमिताभ जी कि कल्याण सिंह जी उसके बाद आए थे ना कि भाई कल्याण सिंह की जिम्मेदारी है हिंदुओं की। उसके बाद रामप्रकाश, नहीं जिम्मेदारी बात नहीं होती है। देखिए आपके बाद जो ड्यूटी पे आया उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। नहीं, आपके बाद जो उस कुर्सी पर बैठेगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए आप लंबरदार बनते हैं, आप हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, आप हिंदुओं के लंबरदार हैं, आप उनके रक्षक हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप सरकार में आए थे, नारायण दत्त तिवारी जी बाद में आए थे, वो लास्ट में थे वो। ठीक, अब रुकना होगा। नहीं, गलत जानकारी है, एक बार रुको भाई, गलत जानकारी है। कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, उसके बाद से कांग्रेस का रिजल्ट उत्तर प्रदेश में सूर्यास्त हुआ। ठीक, ये तर्क देना कि वो बाद में आई, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नारायण दत्त आके खत्म, उनका कांग्रेस जब खत्म हुई तो फिर भाजपा, सपा, बसपा का रोल शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। एक तो ये चीज समझ ले विवेक भाई। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो ये अलंबतदार हैं हिंदुओं के, इसका मतलब तो आप साथ में ये भी बोलो कि हमारा हिंदू से कोई लेना देना नहीं। आप बोलो अभी मैं 20 सवाल कटघरे में ऋचा सिंह को खड़ा कर दूं, आप पहले ही बोल दो कि भाई गांधी परिवार का हिंदू से कोई लेना देना नहीं, मरे कटे जला दिया जाए, हमें मतलब नहीं। देखिए ये 184 हिंदू जलाए गए सन 78 में, और फरवरी 89 तक सरकार जनता पार्टी की रही, तो जिम्मेदारी किसकी बनती थी बताइए? उसके बाद किसकी आई? आप फरवरी में उसके बाद जिनकी आई वो भांग की गोली खाए थे। ना विवेक जी, ना ये चलता नहीं, मेरे साथ ये जिम्मेदारी आप जो उसके बाद जो लोग आए वो अंताक्षरी खेलने आए थे। नहीं, अभी नहीं आएंगे चंचल, अभी नहीं आएंगे। उसके बाद जो लोग आए वो अंताक्षरी खेलने आए थे, 79 तक आप ही थे, फरवरी तक आप ही थे 79 में। 79 फरवरी तक तो जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने गलत गोल कर दिया मित्र, ये नहीं चलेगा। अगर हिंदुस्तान में राजनीति करना चाहते हैं, वोट हिंदू का भी लेना चाहते हैं, तो न्याय की बात करिए, बीच में खड़े होइए। क्या कांग्रेस की इसीलिए दुर्गति हुई, जान लीजिए, इसीलिए दुर्गति हुई है। न्याय की बात करी। आपके पास 2% वोट बचा है देश के सबसे बड़े राज्य में, इन्हीं सब कारणों से 2% सिर्फ। ये लोग दुनिया में ढोल पीटते रहिए, 2 सीटों वाले यहाँ सरकार बैठे हुए हैं, सिर्फ 2% वोट बचा है, सिर्फ 2%। इसी धारणा से कि उनने क्या किया, उनने क्या किया, बोले हम कुछ नहीं करेंगे, हम लूडो खेलेंगे। अरे महाराज, आप सवाल नहीं, भाजपा के लोग सवाल करते हैं विपक्ष से, आपने संवेदना नहीं करी, आप सत्ता में बैठे, आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और विपक्ष से आप पूछ रहे कि आपने संवेदना नहीं करी। मनीष जी, ठीक है विवेक भाई, कांग्रेस आ रहा, चंचल भाई आपका आसान। मनीष भाई, विपक्ष में मेरे ख्याल से कांग्रेस ने बहुत जोरदारी से कहा कि कार्रवाई धीमी हो, कार्रवाई और तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि 450 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2700 FIR हैं क्या? अभी तो 450 गिरफ्तार हुए तब हाय हाय हो रही है, मार डाला रे मार डाला। जब 2700 अंदर हो जाएंगे विवेक जी की अपील पर,
तब क्या माहौल बनेगा, माजरा क्या होगा, जरा समझाइए। अभी तो 400 अंदर गए हैं तो हाय हाय हो रही है, जी जी, सब छाती पीट रहे हैं, अमिताभ जी, और जब हाय हाय 2700 नहीं हो रही जाएंगे है। तब क्या होगा? क्योंकि विवेक जी ने कहा, मैं भी योगी जी से कहूंगा, विवेक जी की बात का मान रखो, कार्रवाई तुरंत करो, खोद के निकालो, 78 नहीं, पीछे तक जाओ, खोद के निकालो और लाके उसको, ताकि कांग्रेस संतुष्ट हो और लोगों को बताओ कि भाई कांग्रेस की मांग है कि बिल्कुल 78 नहीं, 1947 से लेकर आज तक सबको दोषियों दंडित करो। मनीष जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं विवेक जी की बात से भी सहमत हूँ, लेकिन मैं विवेक जी से ये पूछना चाहूंगा कि जब बाटला हाउस पे आंसू आ सकते हैं तो बहराइच पे आंसू आ सकते हैं, उसको भी कोई रोक रहा है? अरे आप ये संवेदना तो प्रकट कर दो कि अगर बाटला हाउस पे 2 आंसू आ सकते हैं तो बहराइच पे भी 2 आंसू आ जाते। आज विपक्ष ने संभल पे चर्चा मांगी, बहराइच पे भी चर्चा मांग लेता। संभल के लिए 5 लाख रुपए अखिलेश यादव ने बोले, बहराइच के लिए भी बोल देते। तो क्या यूपी की जनता में भी कोई भेदभाव है कि बहराइच वाला हमारा नहीं है, संभल वाला हमारा है? हम बाटला हाउस वालों के लिए रोएंगे, इनके लिए नहीं रोएंगे। ये 184 का नरसंहार को बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसकी भी जांच कराएंगे, जड़ों तक पहुंचेंगे। लेकिन 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ, उसके बाद इनकी सरकार आई, कितनी बार आई, क्या इन्होंने सिखों को न्याय दिलाया? कभी इन्होंने न्याय दिलाने की कोशिश करी? इनको वो नरसंहार सूट करता है जो इनके वोट बैंक को मजबूत करता है। संभल पे चर्चा करेंगे, बहराइच पे चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बहराइच से मिलने नहीं जाएंगे, संभल से मिलने जाएंगे, पुलिस वालों से मिलने नहीं जाएंगे, संभल के लिए बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएंगे कि फोटो खींचे और मीडिया में आए। बहराइच में भी आपका नागरिक है ना, 2% वोट बचा है, 27 में ये वोट भी नहीं बचेगा। जनता सब समझ रही है, जनता पे अब वो जादू नहीं चलता। 24 में आपने थोड़ा बहुत चला लिया था झूठे वादे करके, लेकिन उसका रिजल्ट भी उपचुनाव में दिख गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि संवेदनहीनता कहाँ है और संवेदनशील कौन है। और अमिताभ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जिस दिन 2700 लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, मुझे लगता है विपक्ष जो है सदन में घुसना बंद कर देगा, क्योंकि अभी तो ये तय भी खुलेगी ना कि कौन इसकी तैयारी करवा रहा था, कहां कहां से वहां लोग आए थे, कैसे पत्थर इकट्ठा थे। योगी आदित्यनाथ जी ने आज सदन में कहा है कि कैसे छतों पे पत्थर इकट्ठा थे, इसकी जांच होगी, ये प्लान्ड था। उन्होंने कहा 23 को जुमे की नमाज में जो तकरीर दी गई, उस तकरीर के कारण ये बात हुई है। तो मुख्यमंत्री जी अगर सदन के पटल पे कुछ बोल रहे हैं तो उनके पास जरूर इसके तथ्य होंगे। जी ठीक बात। चंचल यादव जी, मसला वही कि बहराइच में एक रुख, संभल में दूसरा रुख है ना, और जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाए उनके विजुअल है, ठीक, उन लोगों की स्पष्ट रूप से निंदा ये अभी तक नहीं, बाकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन जिन्होंने पत्थर चलाए उनकी बिना किसी किंतु परंतु के निंदा नहीं आई अभी तक। नहीं, ऐसा तो होना चाहिए। कोई पुलिस पर पत्थर फेंक रहा है, एक मिनट मैं बात कंप्लीट, फिर आपको उत्तर देने के लिए बुलाया बाबू। पुलिस पर पत्थर फेंक रहा है तो उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। आज आपके इकबाल में, एक मिनट भाई, आज इकबाल महमूद 1 घंटा विधानसभा में बोले, उन्होंने पुलिस वालों, घायल पुलिस वालों के प्रति संवेदना का एक वाक्य नहीं कहा, पत्थर चलाने वालों की निंदा में एक शब्द नहीं कहा। 1 घंटा सदन में बोले हैं इकबाल महमूद। चंचल यादव, बड़ा दुर्भाग्य है। मैं देख रहा हूं कि आजकल हमारे राजनीतिक विश्लेषक लोग किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से। आपको याद होगा बहराइच में कुछ दिन पहले दंगे हुए थे और खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा लिखाया। आप बताओ क्या वो लोग जेल गए? क्या मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर है? क्या कार्रवाई हुई? दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं अमिताभ जी आपको। हाथरस में नारायण साई हरि के बाबा के जो है प्रवचन के दौरान भगदड़ होती है, 123 लोग मारे जाते हैं और बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज तक नहीं होता है। और अभी देखा होगा आपने अल्लू अर्जुन के खिलाफ एक भगदड़ में एक घटना हो गई थी, उसको तत्काल उसके एफआईआर होती है, दर्ज होती है, जेल जाना पड़ता है, 1 दिन बाद छूटते हैं वो। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में बाबा को बचाएगा। बाबा केवल धर्म देख करके काम करेगा। बाबा के पास जो है लॉ एंड ऑर्डर और सबको समानता की बात होती है, उसके अंदर कोई चीज नहीं है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री से पूछा जाए, ये बताओ 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ, मनीष अग्रवाल बताना आप,
9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ बहराइच में जो खुद विधायक ने एफआईआर कराई, क्या वो जेल गए? जो दंगा भड़काए जेल गए, मर्चरी हाउस की बाउंड्री गिराई, उन लोगों ने फायरिंग करी, लोगों के घर जलाए, बाकायदा किसका बयान था? विधायक का बयान था। चश्मदीद एसपी के सामने की घटना है ये, और क्या जेल गए वो? और आप बात करो लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में, आप क्या बात करोगे? मैंने सवाल किया, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम बात करें तो दोहरा चेहरा है। मुख्यमंत्री जी बताएं ना कि संभल में जो हिंसा हुई कैसे हुई, क्यों हुई, कहां गया आपका एलआईयू, कहां लोग जो पत्थरबाजी कर रहे थे तो वो जो है पत्थर कहां से आए, कैसे आए, ये कौन जानकारी करेगा? और आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो। अमिताभ जी, मेरे गांव के बगल में एक गांव पड़ता है मोल्लापुर, वहां पे जब मुसलमान चले गए वहां से, आज भी मस्जिद खंडर हो गई। अब अगर 100 साल बाद कोई आएगा कि भैया कहेगा यहाँ पे मुसलमानों को भगा दिया गया या उजाड़ दिया गया, ये मस्जिद मिल रही है, उसको खोदने का काम करोगे? अरे अमिताभ सर, आप इतने बड़े पत्रकार हो देश के, और आप इतने, कभी मैं सोचता हूं कि आप लोग जो है कितने लेवल पे जाके आप लोग बात करते हो। एक बार आपकी हिम्मत है पूछने की कि आप बताओ ऋचा जी, उन 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा हुआ, जेल क्यों नहीं गए? क्या बात करोगे आप पूछो, वो बाबा जेल में क्यों नहीं गया जो नारायण साई हरी था, जो 123 लोग मारे गए? एक मिनट रुक जाओ, मुझे पता है। ठीक है, अब रुकिए, अब रुकना होगा चंचल, अब रुकना होगा, आगे बात, अब रुकना होगा, मीडिया में अब रुकना होगा। सवाल ये है कि अब रुक, अरे सवाल ना बताओ बाबू, अब रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अब इनकी आवाज रोक दीजिए। चंचल यादव पिछले कुछ समय पहले हमारे पास आए थे इस शो में, तब भी इन्होंने ये बहराइच का विषय उठाया था, विधायक वाला, मैंने इनको तथ्य बताए थे। खैर, अब वो फिर उठा रहे, उनकी मर्जी, वो रिचार्ज जाने। लेकिन मैं एक बात पूछ, चंचल ये मेरे लगा कमेंट्री नहीं, मेरे शो में कमेंट्री नहीं, रुकना होगा। लेकिन एक बात है, बहराइच में किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर लिखाई तो इसलिए संभल में पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ मुंह में दही जम जाएगा? अजब तमाशा है। मैंने प्रश्न पूछा, संभल में पत्थर फेंकने वाले कौन थे, उनकी निंदा क्यों नहीं? बोले बहराइच में क्या हुआ था, बहराइच में रामगोपाल मारा गया था, एक घर से गोली चली थी। और जो सवाल चंचल यादव जानना चाह रहे थे कि बताया जाए, मुख्यमंत्री ने चंचल यादव के सामने तो नहीं बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व जो विधानसभा में उपलब्ध है उसके सामने उन्होंने बता दिया। चंचल, ऐसे कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना? उनके सामने उन्होंने बता दिया कौन थे पत्थर फेंकने वाले, उनकी बल्दियत क्या है, उन्हें किसने सिखाया, तकरीर किसने दी मस्जिद में, सब बता दिया सदन में। ठीक, अब वो चंचल यादव को तो अलग से नहीं बताएंगे मुख्यमंत्री, सदन में बता दिया, वहां माता बाबा थे, वहां माता बाबा थे, वो सुन लिए। ठीक, इकबाल महमूद सुन लिए। इसलिए अब आप उत्तेजित ना हो, आपके बड़ों को उन्होंने बता दिया कि संभल में क्या हुआ और किसने किया, इसलिए अब आपको काय को परेशानी? भाई जब बड़ों ने को बता दिया तो वो आपको बता देंगे, उन्होंने सब बता दिया कि पत्थर कहां से आए, किसने चलाए। इसीलिए 450 लोग अंदर हैं और बाकी अंदर जाने की लाइन में लगे हैं। 450 अंदर में हैं और बाकी लाइन में लगे हैं। इसलिए अभी थोड़ा मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को धैर्य रखना चाहिए। ऋचा सिंह वो सवाल उठा रहे हैं कि बहराइच में जो विधायक ने रिपोर्ट लिखाई थी उसका क्या हुआ? अनम्यूट करिए ऋचा सिंह जी। पार्टी और कांग्रेस पार्टी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती ही तो पूरे देश को पता था, लेकिन आज ये किस तरीके से हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी भी हो चुके हैं, आज सदन में ये स्पष्ट हो गया। क्योंकि सदन में ये कभी भी न तो संदेश खाली की चर्चा करते हैं, न बांग्लादेश की चर्चा करना चाहते हैं, और संभल की भी जो आरोपी हैं उनके पक्ष में खड़े होकर उनका नाम लेते नजर आए। लेकिन 1947 से लेकर आज तक जो 209 हिंदू मारे गए, जिनकी जलाकर हत्या कर दी गई, जिनको पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया, उनके ऊपर इन्होंने एक घड़ियाली आंसू भी बहाने का काम नहीं किया। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत सारी बातों को उठा रहे थे। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने सदन की कार्रवाई अच्छी अगर देखी होती तो इनको बहुत सारे सवालों का उत्तर मिल गया होता, लेकिन क्योंकि लोग सदन की कार्रवाई देखते नहीं है, सीधे टीवी में चले आते हैं, उसकी चर्चा ये नहीं देखते हैं। लेकिन इनको एक बात स्पष्ट कर दूं, बहराइच से राम गोपाल मिश्रा
जो कि अपने जुलूस में निकले थे, जिसकी वहां पे उपद्रवियों ने, जिहादियों ने पत्थर और गोली मारकर हत्या कर दी, उस पर आप लोगों ने आज तक शोक संवेदना नहीं व्यक्त की। संभल में किस तरीके से 19 तारीख को शांतिपूर्ण सर्वे हो गया था, लेकिन 22 तारीख को जुमे की नमाज के दिन समाजवादी पार्टी के नेता जवाब तो जब ये पूछता हूँ जवाब भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ बहराइच में दंगा भड़काया आप लोगों ने, जो लोगों ने दंगा भड़काया, जिनके ऊपर आरोप लगाया बीजेपी के विधायक ने, क्या वो जेल में है? कहाँ गया आपका ऑर्डर? क्यों आप जाति पाति देख करके अन्याय करते हो? आप क्यों नहीं बताते हो जेल में उनको नहीं जाना चाहिए था? उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं गया आपका? केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी वाली बात करते हो आप लोग, झूठ बोलने के चले बैठते हो आप लोग। आप बताओ ना, हिम्मत है आओ बात करो रोजगार का, क्या बात हो रोजगार का, आओ बताओ आज के समय में महंगाई चरम पर, उसके बारे में क्या बात करोगे आप? आज के समय में किसानों की समस्याएं, खाद नहीं मिल रही गाँव में, लोगों को यूरिया नहीं मिल रही है, डाई नहीं मिल रही है, आज ताहिबाम मचा है और मुख्यमंत्री सम्मेलन को बना रहे हैं। बीजेपी धर्म के आड़ में बचना चाहती है। उत्तर प्रदेश का पीडीए के लोग धर्म के आड़ में नहीं छुपने वाले हैं और आपको करारा जवाब देंगे। ऋचा जी, इस बात के लिए जान लो आप, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हजारों साल तक पीडीए के खिलाफ अत्याचार अनाचार किया है, उसका भी हिसाब उत्तर प्रदेश के लोग करने का काम करेंगे। इस गलतफहमी मत रहना, वो लोग वो भी हिसाब करेंगे जिन लोगों ने सदियों तक अत्याचार किया, अनाचार किया है। मैंने पूछा ना, बताओ ना, 122-23 लोग मारे गए हाथरस में, बाबा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उनके नाम से एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या दोहरा चरित्र नहीं है बीजेपी का? आयोग की रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं करते और जो आपके सांसद, अरे क्या रिपोर्ट आएगी आपकी? बाबा का नाम एफआईआर तक नहीं है, एफआईआर में नाम तक नहीं है, क्या बात करोगे आप? कबर फायर देते नजर आते हैं। सुनो, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को जानता हूँ, एक भी प्रवक्ता हिंदू मुसलमान शमशान रंजन आजाद कब्रिस्तान के अलावा बात नहीं कर पाता है, हमेशा बांटने की बात करता है। ऋचा जी, चल दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। रुक जाओ, दोनों लोग रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा आराम करो, विश्राम करो, फिर दोबारा से एनर्जी जुटाओ। विवेक जी भी रुक जाइए। जब ये दोनों की आवाज रोक दीजिए, अभी लगातार बोलने नहीं, सुनना भी है। जब वो बाबा के यहाँ भगदड़ मची थी हाथरस में, तो मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा कि आप ये मांग क्यों नहीं करते कि बाबा ग्रकी को एफआईआर में लाया जाए और गिरफ्तारी हो। मैं नाम नहीं लूंगा, समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं में से एक बड़े नेता ने कहा था, हम क्यों करें? अरे आयोजन में कोई बाबा ने कराया, बाबा ने भगदड़ मचवाई, ये जिम्मेदारी जिनकी है वो उनको गिरफ्तार करेगी सरकार क्या? और उसके बाद एक वीडियो आया था, पता नहीं चंचल को याद होगा कि नहीं, भूल भी जाते हैं, कोई नहीं। एक वीडियो आया था जिसमें बाबा के यहाँ अखिलेश जी हैं, एक कार्यक्रम में बाबा मौजूद है मंच पर, और अखिलेश जी कह रहे हैं ये साक्षात विष्णु है, नारायण है, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक है। क्या ये सच है? अब विवेक जी आप भी हाथ उठा रहे थे, राहुल जी ने एक अंगूठे की बात की है क्या? हालांकि वो थोड़ा गड़बड़ा गया, वो बोले 6-7 साल का युवा, तो फिर बाल आयोग नोटिस दे देता कि 6-7 साल में अगर युवा हो जाता है तो फिर बच्चा कब होगा। खैर वो विषय नहीं ले रहा हूं। उन्होंने एक अंगूठे, रुक जाओ भाई, एक अंगूठे का सवाल उठाया, मैं सवाल तो सुन लो, आप इतनी जल्दी में क्यों? मैं समझना चाह रहा हूं 3,500 सिख मारा गया क्या? गर्दन चली गई, आग में टायर में बांध के आग लगा दी गई। वो पार्टी, उस पार्टी के नेता अंगूठे की याद दिला रहे हैं। इसी देश में 3,500 से ज्यादा सिख मार दिए गए विवेक जी। जी और आप एक अंगूठे को लेके आ गए, बोले एक अंगूठे का फैसला होगा आज, बोले 3,500 लोग मार दिए गए, बोले वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, लेकिन एक अंगूठे पर बहस होगी। देखिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि पहले बीते की बात बाद में हो, पहले जो आज है उसकी बात पहले करी जाए। ये हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने तमाम ग्रंथों में सनातन धर्म में कहा गया। तो राहुल जी ने जो बात करी वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करी। ये बीती बात के लिए तो भी बहुत समय पड़ा राजनीति करने के लिए, जो काल गुजर गया। लेकिन अमिताभ जी एक बात तो बिल्कुल तय है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए जो तत्परता योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं संभल को लेके, हालांकि उनसे संभल नहीं रहा, संभल है,
इसीलिए आज नोटिस जाना पड़ा विपक्ष को, वो अलग बात है। लेकिन आज 2700 की बात हो या 27,000 की बात हो, इस देश में संविधान और कानून से देश चलेगा। अगर किसी ने किया है कानून का उल्लंघन, कानून के खिलाफ गया है, तो कार्रवाई होगी। लेकिन आपके ऊपर ये तो देखिए, ये जो इससे आप बच नहीं सकते हैं कि 184 हिंदुओं के दोषी हत्या के आप हैं, भाजपा है। अच्छा, इन्होंने 79 तक की सरकार में रहे और उसके बाद इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। इस हत्या से ये बच नहीं सकते हैं। ये दोष इनके ऊपर 184 हिंदुओं को जो जलाया गया, उसका दोष जनता पार्टी के ऊपर है, जिसमें जनसंघ भी शामिल थी। इससे ये झुटला नहीं सकते। इसको देखिए, ठीक है, 78 में ये वाकया हुआ और 79 फरवरी तक सरकार जनता पार्टी की रही, जिसमें कि जनसंघ नाम की पार्टी भी शामिल थी। तो ठीक है विवेक जी, आगे बात। विवेक जी आगे, अब रुकना होगा। ठीक है, आगे बात, आगे यहाँ भी दिखाई होती है। अगर ये ठीक है, अब रुकना होगा। थे जनसंघ के रूप में, लेकिन तब ठीक क्यों है, नहीं दिखाई इन्होंने भाई लेके बात कर रहे हैं। अरे रुक जाओ भैया, अब आगे बात समझ गए। एक चीज विवेक भाई जानबूझ के छोड़ गए हैं, क्योंकि उनको भी अपना भाई रिश्ता भी देखना है, पार्टी में भी रहना है। मुख्यमंत्री रामनरेश यादव थे, वो जनसंघ के नहीं थे क्या? वो चंचल यादव के पार्टी के वर्ग के थे, तब इनकी पार्टी तो थी नहीं। ठीक, रुक जाओ भाई विवेक, जब बीच में बोलो ना, हमको पूरा याद है स्मरण में, हमको कागज थोड़ी रखना यार। रामनरेश थे, हैं? मुलायम सिंह थे सरकार में, तब उनकी जिम्मेदारी नहीं। अरे रुक जाओ भाई, ये नहीं चलेगा मेरे साथ, मेरे शो में नहीं चलेगा ना। आप में ये साहस नहीं कि आप कहो कि रामनरेश और मुलायम सिंह दोषी थे। अब में साहस क्यों नहीं है? आप कह दोगे तो कांग्रेस आपको टाइट कर देगी, कहेगी हमारा अलायंस है, आपने ऐसा कैसे बोल दिया? विवेक जी, बड़ा हिम्मत चाहिए सच कहने के लिए। आप ये बोल सकते हैं कि रामनरेश और मुलायम सिंह थे उस सरकार में? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। यही तो दिक्कत है, यही समस्या है। अभी आप कह रहे थे आज की बात करो, अब कह रहे 78 में सरकार में मुख्यमंत्री कौन था? मैंने तो वो भी बता दिया कौन था और किस दल का था। सब चरण सिंह के तंबू के नीचे थे। मुलायम सिंह तो उस वक्त खैर बहुत जूनियर थे, आपको याद होगा। नेताजी नहीं बने थे तब वो मुलायम सिंह थे, है ना? मंत्री थे, सहकारिता का विभाग था उनके पास, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। और ये बर्क, उस दंगे में बर्क और बर्क के चेले नेम्ड हुए थे, ये किस पार्टी के थे? बर्क जनसंघ में रहे? कभी बर्क जनसंघ में रहे हो? मुझे पर्चा दिखाओ, मैं ऋषा सिंह से अभी कहता हूं कि ये क्या है। बर्क किस पार्टी के थे? सब पार्टियों में बर्क गए, लेकिन भाजपा में तो नहीं आया ना बर्क। इतना भी घोर माठा ना करो महाराज, ना इतना भी ना करो तर्क के तथ्य के साथ। ये बड़ा मामला गड़बड़। मनीष जी, समय कम है, मुझे लगता है कि अब सरकार को विपक्ष की इच्छा का सम्मान करते हुए संभल में अपनी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई को और तेज कर देना चाहिए। आप इससे सहमत है? क्योंकि कांग्रेस भी मांग कर रही है और सपा भी मांग कर रही है, तो लोकतंत्र में विपक्ष की मांग का सम्मान होना चाहिए और दंगाइयों की धरपकड़ और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा और कुर्की और अतिक्रमण हटाओ अभियान और तेज कर देना चाहिए। हालांकि संभल में अब चल रहा है बुलडोजर, लेकिन उसकी रफ्तार मुझे लग रहा है और तेज होनी चाहिए। कांग्रेस और सपा की मांग है कि दंडित तुरंत किया जाए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। आज महाराज जी ने सपा और कांग्रेस की डिमांड को सदन में पूरा करा है और जमीन पे भी इसे जल्द पूरा करेगी, क्योंकि सरकार की जो है एक प्रक्रिया होती है न्याय दिलाने की और न्याय लोगों को देने की। सरकार उस प्रक्रिया से चल रही है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, कुएं खोद के निकाले जा रहे हैं, बिजली के पावर हाउस जो मस्जिदों के ऊपर चल रहे थे वो अलग करे जा रहे हैं। लोगों को यह बताया जा रहा है कि न्याय का सम्मान कैसे होता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बहराइच के लिए पूछ रहे थे, अगर आज ये महाराज जी का उद्बोधन सुनेंगे सदन में पूरा, तो महाराज जी ने उसका भी जवाब दिया है कि बहराइच की FIR क्यों हुई थी, किन कारणों से हुई थी, उस पर क्या कार्रवाई है। तो महाराज जी मुझे लगता है संभल में विपक्ष की इच्छा जरूर पूरा करेंगे और जल्द त्वरित न्याय लोगों को दिलवाएंगे।
जी चंचल जी, आप भी यही चाहते हो, मतलब समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि संभल के जो गुनहगार हैं, पत्थरबाज, उन पर तत्काल प्रभाव से निर्णायक कार्रवाई हो? मेरे ख्याल से इकबाल महमूद और कांग्रेस ने इसीलिए नोटिस दिया होगा, क्योंकि अपराधियों को बचाने के लिए तो कोई नहीं जाएगा सामने। जी अमिताभ जी, देखिए, संभल बीजेपी के द्वारा सुनियोजित तरीके से कराया गया दंगा है, और आप अभी जांचें होंगी, उसकी जब तहकीकात में सारी बातें आएंगी, आपको दूध का पानी का पानी, से बहराइच और दंगा दूध का पानी हो गया था, उसी तरीके से ये भी दंगा आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी धर्म के आड़ में छिप करके राजनीति कर रही है। आपने पूरे भाषण के दौरान मुख्यमंत्री के मुंह से एक बार भी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क का नाम नहीं सुना होगा आपने पूरे उनके भाषण के दौरान। और आपने जो जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने सदन में पूरा जो है एक नैरेटिव सेट करके बोला उन्होंने कि भाई एक संदेश दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री सदन में कई झूठ भी बोले उन्होंने, और मुख्यमंत्री पहली बार झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको याद होगा, पिछड़ों को बांटने के लिए 86 में 56 यादों की बात करते थे मुख्यमंत्री जी, और जब कहा गया कि पटल करो, अभी तक मुख्यमंत्री पटल नहीं कर पाए हैं, टेबल नहीं कर पाए। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से करता चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम लोग केवल विकास की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, बीजेपी की तरफ बांटने की बात नहीं करते हैं। ठीक है चंचल, अभी रुकना होगा। बात कर रहे हो, मैं इतनी बात मैंने कहा, आप मुझे बता दो कि 123 लोगों की हत्या हुई भागदड़ में, उसके जिम्मेदार सरकार नहीं है, और आप 1978 में जाके जिम्मेदारी जो विपक्ष में उसको भी जिम्मेदारी दे रहे हो आप। ठीक, इसके बारे में नहीं पूछ पा रहे हो आप। अभी ठीक है चंचल, अभी रुकना होगा भाई, आगे बात, आगे ऋचा जी, ऋचा जी, ठीक, आगे बात चंचल, आगे बात ऋचा, सहारनपुर में दंगा हुआ था, ठीक है, एक बार भी आपने सवाल नहीं पूछा। ठीक है चंचल जी, अभी रुकना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी ऋचा सिंह, विषय वही, मुझे लग रहा है विपक्ष भी अधीर है कि संभल में कार्रवाई और तेज हो, तो जनता की मांग, विपक्ष भी जनता ही से आता है, जनता की बेहद मांग पर इस कार्रवाई को और तेज और प्रभावी क्यों ना किया जाए? नहीं जी बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में स्पष्ट कर दिया है कि संभल हिंसा के आरोपी जिन्होंने भी कोर्ट के आदेश को धता बताने की कोशिश की है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे ये हवालात और जेलों में जाकर जितना भी उनका समर्थन कर ले समाजवादी पार्टी, लेकिन संभल के एक एक दोषी को कानून सम्मत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहां लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। जिन मंदिरों को इनके सांसदों ने दीवार खड़ा कर छुपाने का काम किया, वो भी सामने आ रहे हैं, और किस तरीके से बाहर से लोगों को बुलाकर हिंसा कराई गई, वो भी तथ्य सामने आए हैं। क्योंकि हिंसा से पहले ही सर्वे के जस्ट बाद वहां पर मस्जिद के चारों ओर कैमरे लगा दिए गए थे, एक एक व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है, कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, शिक्षा चिकित्सा की आपको बहुत चिंता है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम इस देश की एकता, अखंडता और इस देश की सांस्कृतिक विरासत को हम किसी को भी उसमें आंच नहीं लाने देंगे। समाजवादी पार्टी चाहे जितना दंगाइयों के पक्ष में खड़ी हो जाए, दंगा उकसाने वाले आपके सांसद बर्फ को स्वयं अखिलेश यादव जी संसद में खड़े होकर कवर फायर देते नजर आए, ये शर्मनाक है उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश की जनता आपको इसका जवाब देगी। जी ठीक, अब समय कम में विवेक भाई, बड़ी हैरानी की बात है, बोले हम 1 घंटा संभल पर बोलेंगे, पत्थरबाजों के लिए लड़ेंगे, लेकिन तुम जब अपनी बात रखना सदन में तो तुम लोहिया अस्पताल से बात शुरू करना और जनेश्वर मिश्रा पार्क पे खत्म करना। क्या गजब बात है भाई, कहां से लाते हो इतना अद्भुत लॉजिक यार, हैं? इतनी बुद्धिमत्ता को तो प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं खैर ठीक है, नौजवान लोग हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। सदन में अब आवाज नहीं जा रही, अब ऐसे मत चिल्लाओ। सदन में एक व्यवस्था है कि जो विषय नोटिस में आएगा, विवेक जी को याद हो, समझ हो, इस बात की अंदाज होगा, मनीष जी को भी होगा, कि उसी पर उत्तर होता है सरकार का। ठीक, जिस विषय पर स्थगन होता है उसी विषय पर सरकार का उत्तर होता है। इसलिए मैं नए लोगों से अक्सर कहता हूं भाई को लिखते पढ़ते भी रहो। क्या टीवी की डिबेट और मंच का भाषण अलग है। डिबेट अगर रामलाल के किरदार पर है तो श्यामलाल का दबाव कैसे होगा, तो रामलाल पर ही चर्चा होगी ना। खाद में सुन रहा था कि विपक्ष ने तय कर लिया है कि खाद का मुद्दा उठाएंगे, मुझे उम्मीद थी आज खाद पर चर्चा होगी, किसान पर, बोले ना संभल पे होगी।
रफीक को क्यों गिरफ्तार किया, मुनव्वर को क्यों गिरफ्तार किया? बोले इस पर हम विधानसभा रोकेंगे। कहा जा रहा है कि मंदिर की चाबी रस्तोगी जी पर्यटन करने गए थे, संभल छोड़ के पर्यटन करने गए थे। ये ना समझ लोग इतिहास की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। वो भय और आतंक के कारण हुआ पलायन था, भय और आतंक के कारण हुआ पलायन। वो झूठे लोग हैं जो कहते हैं संभल में कुछ नहीं हुआ। संभल से हजारों लोगों ने पलायन किया प्राण रक्षा के लिए, अपनी स्त्री की सम्मान की रक्षा के लिए। हमने देखा नहीं संभल और कैराना और मुजफ्फरनगर, हमने 2013 का दंगा देखा है, हमने वो परिस्थिति देखी है। भाषण देना अलग चीज है। 78 का दंगा हुआ, विवेक भाई ने सवाल उठाया कि सरकार किसकी थी, लेकिन वो ये भूल गए कि सरकार के है का स्टेयरिंग किसके हाथ में था, वो किनके कुल के पुरखे थे, राम नरेश यादव। ये भूल गए, नहीं बोले, क्योंकि बोल दे तो अभी का समीकरण बिगड़ जाएगा। है मुलायम सिंह उस सरकार में हिस्सा मंत्री थे ना, नहीं बोलेंगे आप ना। कड़वा कड़वा थू नहीं, अब नहीं, और मीठा मीठा गप, यही तो है। और उसके बाद आपकी सरकारें आई, मैंने नाम गिना दिए, श्रीपद मिश्रा, विश्वनाथ प्रताप, नारायण दत्त तिवारी, ये आप ही के मुख्यमंत्री थे। ये लोग लूडो खेल रहे थे, इनको समझ नहीं आई कि 184 हिंदू मारे गए, इस पर हमको कुछ करना चाहिए। और एक बात और आई कि क्या करती है विवेक भाई, 33-35 साल पहले मुरादाबाद में एक दंगा हुआ था, क्या उसमें बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग मारे गए थे, क्या बहुत बड़ा दंगा था। और उग्र मुस्लिम भीड़ ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उग्र मुस्लिम भीड़ ने थाना चौकी फूंक दिए थे मुरादाबाद के, क्या उस वक्त लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह आपकी सरकार थी, दिल्ली में इंदिरा जी थी। विवेक जी, आज मैं ये प्रसंग उठाना नहीं चाहता था क्योंकि आज 16 दिसंबर है विजय दिवस, लेकिन ठीक है वक्त है तो ये स्मरण आ गया। उसकी जांच रिपोर्ट सरकारों ने बंद रखी थी, अभी आई है जांच रिपोर्ट, क्या उस जांच रिपोर्ट में भी वही है जो संभल के लिए कहा जा रहा है। 2 मुस्लिम नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई थी, 2 मुस्लिम परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई, जिसने सैकड़ों लोगों को मरवा दिया मुरादाबाद में। ये भूल जाए, वाल्मीकि समाज के हिंदू मारे गए, थाना चौकी फूंक दी गई। इतना दुस्साहस कहां से आता है? और कभी इस पर भी सोचिएगा, राजनीतिक टिप्पणियां होती रहेंगी। 13वीं शताब्दी से पहले तक भारत में किसी मैसेकर का कोई उल्लेख नहीं मिलता इतिहास में, क्या रामायण महाभारत छोड़ दीजिए, वो कथानक जहां से राजाओं का इतिहास उपलब्ध है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ कि मैसेकर होने लगे, ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, कौन लोग आए और फिर मैसेकर होने लगे। कहा जा रहा है भाईचारे में रहो, भाईचारा होना चाहिए। लखनऊ में शिया सुन्नी भाईचारे में नहीं रह पा रहे, क्यों? आज से नहीं, लंबे समय से नहीं रह पा रहे। आपको तो याद होगा विवेक जी, मुहर्रम के जुलूस पर बवाल मचता था कि नहीं? इधर व्यवस्था टाइट हुई, बवाल बंद हुआ है। इराक में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, वहां हिंदू हैं? नहीं। वहां मंदिर की लड़ाई है? नहीं। वहां तो इधर भी मुस्लिम उधर भी मुस्लिम। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहां नहीं देख रहे? वहां भाईचारा क्यों नहीं हो रहा है? वहां भाईचारा क्यों नहीं हो रहा है? इसका कोई उत्तर देगा? हमको मालूम है इसका उत्तर, लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग यहां दूसरे तर्क रख रहे थे उनको भी इसका उत्तर देना चाहिए नैतिक आधार पर, कि अगर वहां कोई गड़बड़ नहीं है तो कम से कम ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो एकता होनी चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। नहीं हो रहा।
संभल में बंद कुएं की खुदाई में भगवती पार्वती की प्रतिमा निकल रही है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा निकल रही है, कार्तिकेय की प्रतिमा निकल रही है, लेकिन खंडित। ये किसने डाली? मैं हैरान होता हूं विवेक जी, कभी आप और समाजवादी पार्टी के लिए क्या आप लोगों को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं बचा? आप किस राजनीति के बियाबान में भटक रहे हो मित्र? क्या कांग्रेस और सपा को ये नहीं बोलना चाहिए था कि मेरा मन दुखता है, मेरी आंख में आंसू आता है जब मैं देखता हूं कि देव प्रतिमाएं खंडित होकर इस बंद कुएं में गाड़ दी गई? नहीं बोलना चाहिए? चुनाव आएगा तो झोला लेके निकल लोगे वोट के लिए, बोले वोट लाओ वोट लाओ वोट लाओ वोट लाओ, है? लेकिन ये सवाल नहीं उठाओगे। क्या शर्म आती है ये सवाल उठाने में किसी को? देव प्रतिमाओं के साथ ये व्यवहार, उनको छिन्न भिन्न करके कुएं में दबाया गया। क्या राहुल जी को नहीं बोलना चाहिए? प्रियंका जी फिलिस्तीन का बैग लेके चल रही हैं, लेकिन इस पर नहीं बोलने की संभल में ये मूर्तियां खंडित अवस्था में क्यों कैसे आई? चंचल यादव भी नहीं बोल रहे और उनकी पार्टी के बड़े भी नहीं बोल रहे। बोलना चाहिए ना? नहीं, अब नहीं, जब वक्त था तब नहीं बोल पाए, अब तो ट्रेन छूट गई विवेक जी, कांग्रेस की ट्रेन ही छूट गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जब ट्रेन चली गई तब आप स्टेशन पहुंच के पूछ रहे हो कि इस टिकट कहां मिलेगी। अब कहां टिकट मिलेगी? गई ट्रेन, गई। जिनके समय में 3,500 सिख मारे गए, वो कह रहे एक अंगूठा किसने काटा था उसे लाओ। गजब बात है। इसका उत्तर ढूंढना चाहिए कि 3,500 हमारे राज्य में कैसे मारे गए। भारत के माथे पर उससे बड़ा कलंक नहीं। संभल में मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से कि विपक्ष की इस मांग का सम्मान करिए, सहस्त्र गुना स्पीड आगे बढ़ा दीजिए गति दंडित करने में, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा दोषी बचना नहीं चाहिए, सपा भी यही चाह रही है, कर दीजिए। और फिर जब दोषी दंडित हो जाएं तो सच सामने आ जाएगा। तब देश कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी देख लेगा, समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी देख लेगा, बसपा की प्रतिक्रिया भी देख लेगा। लेकिन क्रिया तेज होनी चाहिए। संभल का कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। जो लोग पुलिस पर पत्थर चलाते हैं विवेक भाई, वो भारत सरकार के माथे पर पत्थर चलाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर पत्थर चलाते हैं। पुलिस व्यक्ति नहीं होती, पुलिस सरकार का इकबाल का जीवंत रूप होती है। सरकार की देह क्या है? पुलिस। आप उस पर पत्थर चलाएंगे? और ये बड़ी लाख टके की बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि सड़क पर बवाल होता है, घर से गोली चलती है, छत से पत्थर चलता है। ये कौन सी टेक्निक है? घर में गोली और छत पर पत्थर, और टीवी पर बैठकर गंगा जमुना भाईचारा, तंदूरी रोटी रुमाली रोटी, ये नहीं चलेगा ना। बात करो तो सीधी करो। छत पर पत्थर कैसे आए और घर से गोली कैसे चली, चाहे बहराइच में और चाहे संभल में। धन्यवाद।